तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन क्लास 1 पार्ट 3। थियोरेटिकल क्लासेस चल रही है, उसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है स्टार्टअप फाइनेंस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, ये भी हम समझेंगे और भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं अबाउट दैट वर्ड एंड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। हम बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। देख लो चैप्टर में कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हमें चर्चा करनी है। सभी पॉइंट्स ख़त्म होने के बाद आप लोग कैपेबल हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर को डील करने के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर सिर्फ 10 पेपर का चैप्टर है, ओनली ऑन 10 पेपर्स चैप्टर। तो हमें इस 10 पेपर के चैप्टर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग समझना होगा। अगर मैंने इसका मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर कर दिया तो फिर आपका दिमाग भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, चलेगा मक्खन की तरह चलेगा, मक्खन की तरह चलेगा दोस्तों, मक्खन की तरह चलेगा। वेट अ सेकेंड गाइस। तो हम सबसे पहले जो मीनिंग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं सिक्योरिटाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। तो आइए देखते हैं सिक्योरिटाइजेशन क्या है। तो सिक्योरिटाइजेशन को समझाने के लिए एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं, वहां हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए होता क्या, बैंकिंग सेक्टर से इसका लिंक है। पूरे चैप्टर का लिंक बैंकिंग सेक्टर से, यानी कि बैंक से है। तो देख लीजिए मेरे पास ये बैंक है, बैंक ने अपने कस्टमर्स को लोन दे रखे हैं। ये बैंक के कस्टमर्स हो गए बहुत सारे, इनको बैंक ने लोन दिया हुआ है। बैंक की बैलेंस शीट में बैंक की इक्विटी आ रही है, सॉरी बैंक की लायबिलिटी साइड है ये। बैंक की लायबिलिटी साइड में क्या आ रहा होगा, बैंक की बहुत सारी इक्विटी जहाँ से बैंक ने पैसा लिया है वो, और बैंक की एसेट्स में बैंक के पास ये लोन आ रहे होंगे। अब इन लोन के बाद अब बैंक के पास कोई तीसरा आदमी आया, उसने बोला बैंक मुझे भी लोन चाहिए। अब बैंक सोच रही है बैंक के पास पैसा नहीं है क्योंकि बैंक का पैसा ब्लॉक हो चुका है, बैंक ने इन लोगों को पैसा दे रखा है तो बैंक का पैसा ब्लॉक है। बैंक चाहती है अपना ब्लॉक सिस्टम कम हो जाए, बैंक चाहती है मेरे पास फंड रहे, मैं लोन दे दूं उसके बाद भी मेरे पास पैसा रहे। तो एक नई स्कीम इस दुनिया में इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। इस बैंक की इस प्रॉब्लम को देखते हुए अब क्या करता है वो सिक्योरिटाइजेशन, अभी देखो। ये बैंक है, बैंक ने उनको लोन दे रखा है कस्टमर्स को। बैंक अपने इन लोन को बेच देगा, समझ रहे हो, और पैसे लेके आ जाएगा कहीं से। बैंक के लोन खरीदने वाली ये जो कंपनी होगी इसका नाम होगा एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसको। सर ये बैंक के लोन क्यों खरीदता है, ये बैंक को उसके बदले कैश दे देगा, और ये कैश देगा पूरा नहीं। जैसे लोन का अमाउंट 50 लाख है तो बैंक को 30 लाख दे देगा, बोलेगा चल तेरे को आज पेमेंट करे तेरे को 30 लाख देंगे, तो इसको 20 लाख का फायदा है। अब आज के बाद ये वाले कस्टमर्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इसको देंगे। सर इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, इस एसपीवी के पास। एसपीवी अपने शेयर मार्केट में इशू करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस एसपीवी के शेयर को खरीदते हैं, इनको बोलते हैं शेयर होल्डर। एसपीवी उनको एक सर्टिफिकेट देती है, शेयर सर्टिफिकेट। तो एसपीवी इनसे पैसा लेती है, इनका पैसा एसपीवी आगे कहाँ पहुँचाती है, इनका पैसा लेती है, बैंक को पैसा देती है, और बैंक के लोन एसपीवी के लोन हो जाते हैं। तो एसपीवी की एसेट साइड में क्या क्या आएगा, वापस एक बार पूरे डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैंक को एक प्रॉब्लम थी कि बैंक के पास अपनी एसेट कम होती जा रही थी। भाई ये बैंक है, इस बैंक के पास अपनी एसेट कम हो रही थी क्योंकि बैंक ने अपना सारा पैसा लोन में कस्टमर्स को दे दिया था। अभी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक ने कहा यार हम पैसा कहाँ से लाए, और लोगों से उधार लेंगे तो लोग हमें ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा देंगे। हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा नहीं चाहते, हम कम इंटरेस्ट पे पैसा चाहते हैं। तो एसपीवी ने बोला तुम्हारे सारे लोन मुझे भेज दो, तो बैंक ने अपने लोन इनको भेज दिए। तो अब इनके एसेट साइड में आ गए वो लोन, और साथ में इनके लाइबिलिटी साइड में आ गई इक्विटी, बिकॉज ये अपने शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को। पब्लिक इनके शेयर्स क्यों लेगी, बिकॉज इनको फ़ायदा है। अब ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इनको देंगे, इन्होंने इसके बदले 30 लाख दिए और इनको मिलने वाले 50 लाख है। और बैंक को फायदा हो गया कि बैंक को बिना कुछ करे बैंक की एसेट्स लिक्विडेट हो गई। ये बैंक की एक लिक्विड एसेट नहीं थी लोन लिक्विड होते 4 5 6 साल बाद जब वो चुकाता कस्टमर उनको,
पर बैंक को समय से पहले लिक्विड हो गया बैंक का माल, तो बैंक की एसेट लिक्विड हो गई बिना बैंक की बैलेंस शीट में छेड़े हुए। अगर बैंक की बैलेंस शीट में छेड़ते हो तुम बोलोगे सर जो एसपीवी शेयर इशू कर रही है बैंक भी वो शेयर इशू कर सकती थी। मैंने कहा अगर बैंक शेयर इशू करती तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता उन सिक्योरिटीज के लिए, पर एसपीवी तो नया बिजनेस वेंचर है, तो नए बिजनेस वेंचर में पहली बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम इंटरेस्ट में भी राजी हो जाएंगे ना डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर। पर अगर बैंक इशू करती तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट लगता, तो बैंक ने ऑफ बैलेंस शीट आइटम कर दिया, तो बैंक ने ऑफ बैलेंसिंग कर दी। समझ रहे हो? ऑफ बैलेंसिंग मतलब बैलेंस शीट को बिना छेड़े हुए अपने बैलेंस को ऑटोमेटिकली कम और ज्यादा कर दिया। तो बैंक ने लिक्विड अनलिक्विड चीज को लिक्विड बना दिया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑफ बैलेंसिंग कर दी, ऑफ बैलेंसिंग कर दी मतलब, या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को ऑफ बैलेंस शीट कर दिया। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है सिक्योरिटाइजेशन, समझने की कोशिश करो। बैंक को फायदा हो गया, एसपीवी को फायदा हो गया, साथ में एसपीवी के शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया। अब सर एक बात, अगर ये जो लोन वाले लोन होल्डर थे अगर ये एसपीवी को पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो होता है वो होता है रिकोर्स बेसिस पे, मतलब अगर ये नहीं देंगे तो बैंक देगी, रिकोर्स करना पड़ेगा। और एक होता है नॉन रिकोर्स, मतलब अगर डूबे तो बैंक को कुछ मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने एसपीवी। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। अब इन लोगों के अपने अपने नाम है, वो नाम से एक बार मैं तुम्हें अवगत करवा देता हूँ। वापस वीडियो को पीछे जाके सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बैंक जो होती है इसको बोलते हैं ओरिजिनेटर, यहां जो लोन ले रखे हैं कस्टमर उनको बोलते हैं ऑब्लिगेटर, ये ऑब्लिगर होते हैं ऑब्लिगर। ये एसपीवी होती है, एसपीवी के नीचे वाले लोग इन्वेस्टर होते हैं। जब भी एसपीवी लोन वगैरह को खरीदती है तो इनकी क्रेडिट रेटिंग भी चेक करवाती है कि कहीं क्रेडिट रेटिंग तो खराब नहीं है, क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो एसपीवी इस तरह के लोन को लेगी क्यों? भाई कस्टमर का पैसा डूबने वाला होगा तो ऐसे कस्टमर को हम अडॉप्ट ही क्यों करेंगे? तो ये कुल मिला के होल एंड सोल प्रोसीजर है। ऑरिजिनेटर होगा, ऑब्लिगेटर होगा, एसपीवी होगी और लास्ट में इन्वेस्टर होंगे। टोटल 4 लोगों की कहानी है। बैंक को प्रॉब्लम आई कि बैंक के पास जो लोन थे बैंक को उनको लिक्विड कराना है, वो लिक्विड इजीली नहीं हो पा रहे थे। बैंक को लगा हम लिक्विड कैसे कराए, बैंक झटपटाई। तो बैंक को हमने बोला बैंक एक दूसरी स्कीम को फॉलो कर, क्योंकि बैंक ने कहा अगर मैं सिक्योरिटीज इशू करूंगी और फिर पैसे लूंगी और फिर लोगों को दूंगी तो मेरी जो सिक्योरिटीज इशू करूंगी ना उन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले से ही मार्केट से पैसा उठा रखा है। अब मैं मार्केट में वापस जाके पैसा उठाऊंगी तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने कहा हाँ यार बैंक बात तो सही है। तो बैंक ने कहा ज्यादा पैसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उठाना देना चाहती, मैं कम इंटरेस्ट पे काम करना चाहती हूँ। तो हमने कहा अगर कम इंटरेस्ट पे काम करना है बैंक तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? बैंक तो अपनी सिक्योरिटीज अपने लोन को बेच दे। तो बैंक ने कहा लोन को खरीदने वाला कौन होगा? हमने खरीदने वाला एसपीवी है। मैंने कहा एसपीवी को क्या फायदा? बैंक ने कहा तुम्हारा 50 लाख का लोन को 30 लाख में ही खरीदेगा। बैंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी लिक्विडेशन तो मिल ही जाएगा ना, मतलब जितना उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उससे कम अगर खरीदता है रेट में तो हम एसपीवी को दे देंगे। अब एसपीवी को हमने दे दिया तो हमारे पास आ गई एसपीवी। हमने कहा एसपीवी तो हमारा लोन तो ले चुकी है, तो एसपीवी में कौन पैसा लगाएंगे? एसपीवी के पास पैसा कहाँ से आएगा बैंक को देने के लिए? मैंने कहा एसपीवी सिक्योरिटीज इशू करेगी मार्केट में, बताएगी लोगों को कि हम 50 लाख की चीज़ 30 लाख में लेके आ गए जिसकी रेटिंग बहुत बढ़िया है, तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे। उसमें पैसा लगाएंगे फर्स्ट टाइम में तो लोग कम इंटरेस्ट में भी पैसा लगा देंगे, बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है एसपीवी तो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम ही पैसा मांग रही, तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं उसको बोलते हैं एसपीवी। उन लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टर, बैंक को बोलते हैं ओरिजिनेटर और इनको बोलते हैं ऑब्लिगर। तो ये ऑब्लिगर अगर पैसा नहीं देंगे, रिकोर्स बेसिस पे होगा तो बैंक से लेंगे, रिकोर्स बेसिस पे नहीं होगा तो फिर डूब जाएगा पैसा। ये होल एंड सोल कहानी। बैंक ने अनलिक्विड को लिक्विड बना दिया, बैंक ने ऑफ बैलेंस शीट आइटम बना दी। समझ रहे हो ना? बैलेंस शीट में होते हुए भी उनको ऑफ बैलेंस शीट बना दिया, मतलब तुम सोचो इक्विटी और डेट में बिना छेड़छाड़ किए हुए बैंक ने पैसे भी ले लिए और पता भी नहीं पड़ा, तो उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंसिंग करना। अब इस ऑफ बैलेंसिंग का नाम मैं अभी ढंग से पूरा ले नहीं रहा हूँ बिकॉज वो नाम अभी आएगा नीचे तो हम ढंग से समझ लेंगे उसको, पूरी कहानी हमें समझ आ जाएगी। इस तरह की बात है पूरी। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें लर्न करने हैं। अब देखो हमें जो टॉपिक लर्न करने हैं वो ये है, पहला कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है, वो हम पूरी तरह से ले चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, फिर हम मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन का, प्रॉब्लम पढ़ेंगे इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन की प्राइस कैसे डिसाइड होती है,
और सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया में कैसे आया। हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, अब हमें जो अगले टॉपिक समझने वो हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टिसिपेट। कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के प्रोसेस में। तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा पार्टिसिपेट। कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं बोलूँगा दो तरह के लोग होते हैं, एक प्राइमरी पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं और एक सेकेंडरी पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं। इन दो कैटेगरीज में इन पार्टिसिपेट्स को बांटा हुआ है। तो इन पार्टिसिपेट्स की लिस्ट दे रखी है, बस हमें उस लिस्ट में से 3-4 नाम याद करने हैं बस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, तो हम बता देंगे। वैसे मैं बता सकता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी अगर दोनों को छोड़ दूँ तो पार्टिसिपेट कर रहा है कौन कौन। एक तो करेगा ऑब्लिगर, एक करेगा ऑरिजिनेटर, एक करेगा एसपीवी, एक करेगा इन्वेस्टर। उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग चेक करने के लिए क्रेडिट एजेंसीज होगी, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बस इसी तरह का पार्टिसिपेशन होता है। ट्रस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रस्ट वगैरह इन सब का अपना अपना काम होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरीज में बटे हैं। अब दोनों कैटेगरीज कौन सी है, पहला सवाल हम पढ़ने वाले हैं, पार्टिसिपेट कौन करता है सिक्योरिटाइजेशन में। तो ये मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर हम पार्टिसिपेट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आप पीछे का बैकअप ले लीजिए, पीछे जो पढ़ाया मैंने सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस समझाया उसको रिपीट कर लीजिए। 1 मिनट का ब्रेक है गाइज। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। मैंने बता दिया दो तरह के पार्टिसिपेट्स हमें मिलेंगे। पहला जो पार्टिसिपेशन करने वाला हमें मिलेगा वो होगा प्राइमरी पार्टिसिपेट करने वाले लोग। तो प्राइमरी पार्टिसिपेट करने वाले लोग होंगे ओरिजिनेटर, एसपीवी और लास्ट में वो इन्वेस्टर। इधर से जो होंगे वो सेकेंडरी लोग होंगे, इसमें होगा ऑब्लिगर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, कुछ ट्रस्टीज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर कराने वाले होते हैं, मतलब इन सबको मिलाने वाले होते हैं आपस में। एसपीवी को बैंक से मिलाने वाले लोग उनको बोलते हैं स्ट्रक्चर वाले लोग, जो स्ट्रक्चर को परफॉर्म करवाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनवाते हैं। अब हम देख लेते हैं, सब एक एक बार पढ़ लेते हैं, बस नॉर्मल रीडिंग वाले सवाल हैं। तो देखो, एक हो गया ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, द इन्वेस्टर्स हो गए, सेकेंडरी पार्टिसिपेशंस में आ गया ऑब्लिगर, रेटिंग एजेंसीज जो बताएगी कि इन कस्टमर्स की रेटिंग कितनी है, लोन वालों की अगर इनकी रेटिंग अच्छी होगी तो ही हम इनको खरीदेंगे। रिसीविंग और पेइंग एजेंट, मतलब एसपीवी को पैसा देने वाले एजेंट होते हैं, समझ रहे हो। एसपीवी एक एजेंट अपॉइंट करता है, वो एजेंट इन कस्टमर से पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का, और एसपीवी को देते हैं, उनको बोलते हैं रिसीविंग और पेइंग एजेंट। इसके बाद होता है कौन सा, एजेंट और ट्रस्टी। ये वो ट्रस्टी होते हैं जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे अपॉइंट होते हैं। जैसे इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं हमारे पास, हमने कहा हमारे पास इन्वेस्टर तो बहुत सारे हैं, तो हम उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे एक ट्रस्ट बना देते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। तो वो ट्रस्टी हमारे सेकेंडरी पार्टिसिपेशन में पार्ट लेंगे। उसके अलावा कौन होता है, उसके अलावा क्रेडिट इन्हेंसर होते हैं। ये बैंक द्वारा भेजी हुई क्रेडिट रेटिंग होती है, समझ रहे हो क्या। एक हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बुलाया और एक बैंक ने बताया कि हमारे कस्टमर की क्रेडिट हम कैसे निकालते हैं, क्रेडिट इन्हेंसर्स बोलते हैं उनको, तो वो सेकेंडरी हो गए। इसके बाद हमने बोला एक और होगा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरर कौन होते हैं, स्ट्रक्चरर होते हैं वो जो हमें मिलाते हैं, ये बैंक को एसपीवी से मिलाने वाले, तो ये लोग होते हैं स्ट्रक्चरर। ये स्ट्रक्चर्स वैसे जनरली कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है, ये जनरली होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट करवाते हैं एसपीवी का बैंक के साथ। तो ये हो गए नॉर्मली सेकेंडरी और प्राइमरी पार्टिसिपेशन करने वाले लोग। तो मैंने कहा पूरा प्रोसेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, कौन सेकेंडरी पार्टिसिपेट करते हैं और कौन प्राइमरी पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी पार्टिसिपेट करते हैं ओरिजिनेटर मतलब बैंक, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और एक होता है इन्वेस्टर। अब मैंने कहा इन इन्वेस्टर के ट्रस्टी सेकेंडरी में आते हैं, तो ये देख लो, ऑब्लिगर, रेटिंग एजेंसी, बैंक की रेटिंग एजेंसी हो चाहे हमारी रेटिंग एजेंसी हो, दोनों ही सेकेंडरी में आएंगे। रिसीविंग और पेइंग एजेंट, उसके बाद एजेंट और ट्रस्टी जो इन्वेस्टर्स के होते हैं, क्रेडिट इन्हेंसर्स और स्ट्रक्चरर। टोटल इतने नाम हैं, वापस मैं सभी नामों को रीड कर देता हूँ। हमें सिर्फ नाम याद होने चाहिए, अंदर का मसाला तो कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ना पूछता ऐसे ना हमको लिखना है। ओरिजिनेटर, हमें वो डायग्राम बनाना है। ओरिजिनेटर पहला हो गया ओरिजिनेटर, दूसरा हो गया स्पेशल पर्पस व्हीकल, सभी मेरे साथ बोलेंगे। तीसरा हो गया द इन्वेस्टर, उसके बाद ऑब्लिगर इधर से, फिर रेटिंग करवाई उनकी, उसके बाद रिसीविंग और पेइंग एजेंट होते हैं, एजेंट और ट्रस्टी होते हैं इन्वेस्टर के, बैंक के भेजे हुए क्रेडिट इन्हेंसर्स होते हैं,
और लास्ट में स्ट्रक्चरर होते हैं। मैं वापस सेकेंडरी वालों को बोल रहा हूँ, सेकेंडरी वालों में आता ऑब्लिगर जो लोन का पैसा चुकाएंगे, रेटिंग एजेंसी जिनके बिहाफ पे हम लोन को खरीदेंगे, क्रेडिट इनहेंसर भी सेम होते हैं, रिसीविंग और पेइंग एजेंट, साथ में एजेंट और ट्रस्टी इन्वेस्टर्स के, क्रेडिट इनहेंसर्स और स्ट्रक्चरर। वापस एक बार बोल रहा हूँ, मुझे पता तुम्हें बुरा लग रहा होगा सर बार बार क्यों चिल्ला रहे हो। ऑब्लिगर, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एजेंट और ट्रस्टी इन्वेस्टर के, क्रेडिट इनहेंसर, स्ट्रक्चर। एक लास्ट बार और बोलूँगा उसके बाद नहीं बोलूँगा। सेकेंडरी में इधर आता है ऑब्लिगर, ऑब्लिगर के बाद आता है रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड करते हैं हम खरीदे या नहीं खरीदे, क्रेडिट इनहेंसर इसी के भाई है। रिसीविंग और पेइंग एजेंट्स होते हैं, एजेंट और ट्रस्टी होते हैं इन्वेस्टर्स के, क्रेडिट इनहेंसर्स होते हैं, स्ट्रक्चरर होते हैं। टोटल ये हो गए। प्राइमरी में 3 लोग होते हैं, कौन कौन से, इन द इन्वेस्टर, स्पेशल पर्पस व्हीकल और ओरिजिनेटर। तो हमारा पहला सवाल जो था पार्टिसिपेट कौन कौन करता है इस मार्केट में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पार्टिसिपेट कौन कौन करता है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये पढ़ लिया कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इस मार्केट में, ये भी हमारा हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो अभी प्रॉब्लम्स सिक्योरिटाइजेशन की आ गई है। प्रॉब्लम्स कौन से अटैम्प्ट में आई, ये आई है जुलाई 21 में। प्रॉब्लम आई थी 4 मार्क्स की, समझ रहे हो ना। प्रॉब्लम और सिक्योरिटाइजेशन आ चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है गाइज। एक बार इसको वापस रिकॉल करो, रिवाइज करो। तो अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों, बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। हमने कहा अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। आ जाओ बेनिफिट को निकाल लेते हैं फटाफट। हमारा सेकंड टॉपिक जो होने वाला है वो है बेनिफिट। बेनिफिट देखो 2 एंगल से दिए हुए, फ्रॉम ओरिजिनेटर के एंगल से और दूसरा किसका एंगल होगा, फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर के एंगल से क्या फायदा हो रहा है और ओरिजिनेटर के एंगल से क्या फायदा हो रहा है। देखो ओरिजिनेटर के एंगल से फायदा हो रहा है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गया। मैं ओरिजिनेटर के एंगल की बात करता हूँ। देखो ढंग से देखो, ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में ना इक्विटी हिला ना डेट हिला, इन दोनों को बिना बढ़ाए, जबकि इन्हीं को बढ़ा के पैसा मिलता है हमेशा लाइफ में। पर मैंने कहा ना तो ओरिजिनेटर के यहाँ पे एसेट इक्विटी बढ़ा और ना डेट बढ़ा, और फिर भी उसको फिनेंस हो गया वो, तो उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फिनेंस। हाँ सर, ऑफ बैलेंस शीट फिनेंस। साथ में उसकी रिस्क भी मैनेज होगी। ढंग से देखो, उसके पास इस तरफ एक रिस्की चीज़ें थी। क्या रिस्की चीज़ें थी उसके पास, रिस्क क्या थी, एक मिनट, उसके पास रिस्क थी कि ये लोन का आदमी पैसे देगा या नहीं देगा। अब हमने बेच दिया तो रिस्क मैनेज हो गई हमारी। हमने कहा हाँ रिस्क भी मैनेज हो गई, और साथ में हमने लो कॉस्ट पे डेट उठा लिया। यहाँ डेट था, इस डेट को अगर हम इशू करते मार्केट में तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हमसे, पर इस डेट को अगर एसपीवी ने आगे भेजा तो फिर एसपीवी से इंटरेस्ट कम चार्ज किया, बिकॉज एसपीवी ने फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस की थी। तो हमने लो डेट कॉस्ट करवा लिया, डेट की कॉस्ट को हमने लो करवा लिया, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करवा ली, रिस्क को मैनेज कर लिया, और साथ में हमने एक बात और कर ली, हमने इम्प्रूव कर लिया अपना रेशो, हेल्प टू इम्प्रूव रेशो। कौन सा रेशो, देखो बेटा एक रेशो होता है कैपिटल एडिक्यूसी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब हमारी रिस्क वेटेड एसेट्स तो रही नहीं ना, वो लोन जो था रिस्क की, उस लोन की रिस्क को तो एसपीवी को देके हमने पूरी रिस्क खत्म कर लिया, तो वो रिस्क वेटेड बिल्कुल जीरो हो गया उस लोन का। तो हमने अपना कैपिटल एडिक्यूसी रेशो इंक्रीज कर लिया। क्या बात है, कमाल। 4 फायदे हुए किसको, ओरिजिनेटर को, और 3 फायदे होंगे इन्वेस्टर को। ऐसा किताब में दिया हुआ, फायदे और हो सकते हैं। क्या क्या फायदे हुए इन्वेस्टर को, तो देखो इन्वेस्टर को पहला फायदा होगा डाइवर्सिफाई कर दिया उसने, उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। मतलब उसने पैसा एक लोन में नहीं लगाया, उसने पैसा हजारों लोनों में लगा दिया जो बैंक ने दिया था। साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है सभी लोन्स, बिकॉज बैंक जब भी लोन देती है तो क्या देख के देती है लोन, कि कस्टमर की वर्थ है या नहीं, कस्टमर पैसे लुटा पाएगा, वापस चुका पाएगा या नहीं। तो हमने ये जो बैंक थी, इस बैंक ने लोन जो दिया कस्टमर्स को, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके दिया होगा, तो हमारा पैसा सिक्योर है। तो डाइवर्सिफाई हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, और साथ में अगर हमने रिकोर्स बेसिस पे दिया होगा तो बैंक हमें पैसा देगी, और नॉन रिकोर्स बेसिस पे दिया होगा तो हम इंश्योरेंस करवा लेंगे अपने लोन का। ये जो एसपीवी होती है वो लोन को इंश्योर करवा लेती है। तो इन्वेस्टर को फायदा होता है कि अगर मान लो वो पैसे नहीं भी देते तो इन्वेस्टर को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इंश्योरेंस से मिलेगा। तो इन्वेस्टर को ये फायदा है और ओरिजिनेटर को ये फायदा है। सारे फायदे हम एक बार अब पढ़ लेते हैं।
पहली बात दे रखी है ऑफ बैलेंस शीट फिनेंसिंग, दूसरी बात दे रखी है क्या दिया हुआ है, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, हेल्प टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो, रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। मैंने कहा था रिस्क को मैनेज किया, इसने रिस्क को मैनेज वाला एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं हमारी तरफ से, वो भी हम लिख लेते हैं। या हमने एक पॉइंट बोला रिस्क को मैनेज किया, ये भी एक पॉइंट हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें मिला वो है मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। बैंक का काम कलेक्शन करना नहीं होता, बैंक का काम सिर्फ लोन देना है, तो एसपीवी का काम एक्चुअल में कलेक्शन करना है, तो एसपीवी का मेन बिजनेस ही कलेक्शन होगा, तो कलेक्शन फटाफट होगा। बैंक का मेन बिजनेस लोन देना, कस्टमर से पैसे लेना वैना नहीं होता, तो एसपीवी का काम कस्टमर से पैसे लेना होता है, तो एसपीवी अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेगा और बैंक अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेगा, तो काम डाइवर्सिफाई हो गया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्होंने दिया हुआ तो हमने पढ़ लिया। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, डाइवर्सिफाई कर दिया उसने अपने पोर्टफोलियो को। साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से बैंक हर किसी को लोन देती नहीं, और साथ में हमने बोला प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन क्या है, हम इसका इंश्योरेंस करवा लेंगे या फिर रिकोर्स और नॉन रिकोर्स बेसिस पे देंगे। तो ये हमारे फायदे हो गए, दो लोगों को फायदे होंगे। एक फायदा पूछा जा सकता है वो ओरिजिनेटर के एंगल से, या फायदा पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर। जब आपको ओरिजिनेटर के एंगल से पूछे तो 4 पॉइंट और इन्वेस्टर के एंगल से पूछे तो 3 पॉइंट। इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ, डाइवर्सिफाई हो गया। क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। अब उसको एक लोन नहीं हजारों लोन में पैसा लगा दिया उसने। साथ में दूसरी बात उसके लिए क्या फायदा हो गया, डाइवर्सिफिकेशन पहला फायदा। बोलो मेरे साथ साथ, डाइवर्सिफिकेशन पहला फायदा इन्वेस्टर को, डाइवर्सिफिकेशन पहला फायदा इन्वेस्टर को, डाइवर्सिफिकेशन पहला फायदा इन्वेस्टर को। उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। आज एक बैंक किसी बंदे को लोन देता है तो वो रेगुलेट करता है, उस बंदे को देखता है पहले उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, तो लोन देता है। तो हमने रेगुलेटरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और साथ में प्रोटेक्शन भी मिला है हमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मनी। हमने कहा ठीक है, ये 3 फायदे इन्वेस्टर को हो गए, 4 फायदे किसको हो गए, ओरिजिनेटर को। क्या क्या फायदा हो गया, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस करवा लिया उसने, लो कॉस्ट पे डेट को इशू करवा दिया, रिस्क को मैनेज कर लिया और हाई कर लिया उसने अपना फाइनेंशियल रेशियो यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हाई कर दिया, और साथ में मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ मेन बिजनेस की तरफ वो फोकस कर सकता है। वापस रिपीट करिए, इन दोनों सवालों को पढ़ लीजिए। पार्टिसिपेट क्या, सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या और सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट क्या। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गाइस, मजा आया। अब हम अपना तीसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टिसिपेट हो गया, प्रॉब्लम्स नहीं पहले पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मैकेनिज्म क्या होता है। मेरे हिसाब से मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट ही है बेटा। सबसे पहले क्या होगा, तुम सोचो मैकेनिज्म का मतलब क्या। सबसे पहले जितनी भी एसेट बैंक के पास थी वो सारी एसेट्स एसपीवी को दी जाएगी। एसपीवी उन सारी की सारी एसेट्स को इन्वेस्टर को देगा, साथ में क्रेडिट रेटिंग चेक करवाएगा। मतलब इसी टाइप को बोलेंगे ना मैकेनिज्म प्रोसेस, यही तो मैकेनिकल प्रोसेस होगा सिक्योरिटाइजेशन का। इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या, नहीं सर। तो मतलब इसी टाइप का हमें कुछ पढ़ना, आ जाओ पढ़ लेते। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म 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 मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म का पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। सारी एसेट्स का एक पूल बनाता है कौन, बैंक। बैंक अपनी सारी एसेट्स को एक साथ इकट्ठी करता है और एक बोरे में बंद करता है, उसको बोलते हैं पूल ऑफ एसेट्स, और उसको देता है, ट्रांसफर करता है एसपीवी को। हमने कहा वेरी गुड, सही बात कह रहे हो। सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, मतलब अब वो अपने सिक्योरिटाइज पेपर को सेल करता है। किसको सेल करता है, ये इन्वेस्टर को। कौन, एसपीवी। मतलब एसपीवी ने अब अपनी सिक्योरिटी को सेल किया। एडमिशन ऑफ एसेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स कौन करेगा। अब वो सारे लोन की एसेट्स किसके पास आ गई, एसपीवी के पास आ गई, तो एसपीवी अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अगर मान लो वो रिकोर्स वाले हैं तो वो बैंक वालों को बोलेगा चलो हमें पैसा वापस दो, और मान लो अगर रिकोर्स वाले नहीं है तो रीपेमेंट इकट्ठा करेगा उन लोगों से, और साथ में क्रेडिट रेटिंग उन लोगों की चेक करवाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। वापस एक बार बोल देता हूँ, सेम वही कोर्स है जो तुम्हें पता है एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले पूल बनाया, पूल बना के ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टर को इशू कर दिया। इस पॉइंट को हम थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं, इशू सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। ये भी हम इसकी जगह पॉइंट बना सकते हैं। सिक्योरिटी इन्वेस्टर को इशू करने के बाद एसेट्स हमारे पास आ गई, तो उस एसेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, ध्यान हमें रखनी पड़ेगी। साथ में हम बोलेंगे अगर वो रिकोर्स बेसिस पे हुआ तो उसका एंड में अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो हम उनसे लेंगे ओरिजिनेटर से। अगर वो पेमेंट खुद कर रहा है तो उससे रीपेमेंट लेंगे एसपीवी वाले।
समझ रहे हो मेरी बात को। और साथ में एक तो रीपेमेंट हम उससे भी ले सकते हैं, और हम अपना जो पेमेंट आएगा वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स में, अपने इन्वेस्टर्स को अपना पेमेंट रीपेमेंट करेंगे उनका। और लास्ट में हम क्रेडिट रेटिंग चेक कराएंगे जब भी हम ये खरीदेंगे। तो हमने कहा थोड़े से ऊपर नीचे पॉइंट है, मेरे हिसाब से पॉइंट इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए। ये पॉइंट थर्ड होना चाहिए था, मतलब सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था क्रिएशन ऑफ पूल, दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर टू एसपीवी, फिर आ जाएगा क्रेडिट रेटिंग चेक कराया, फिर इशू किया सिक्योरिटाइजेशन, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर अगर रिकोर्स वाला है या नॉन रिकोर्स वाला है, दोनों बातें हम यही लिख देंगे कि अगर रिकोर्स वाला हुआ तो बैंक से पैसे लेंगे, नॉन रिकोर्स वाला हुआ तो इंश्योरेंस से पैसे लेंगे। फिर हम रीपेमेंट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारा पैसा आ चुका है तो हम रीपेमेंट करेंगे इन्वेस्टर को, हमारे जो इन्वेस्टर जिन्होंने हमें पैसा लगाया है उनको देंगे। और इस तरह से हम ये 7 पॉइंट खत्म कर देंगे। वापस बोल रहा हूँ 7 पॉइंट कैसे होने चाहिए। बैंक सबसे पहले पूल बनाएगा, एसपीवी को देगा, एसपीवी क्रेडिट रेटिंग चेक कराएगा और सिक्योरिटी को मार्केट में इशू कर देगा। अब मार्केट में सिक्योरिटी इशू हो चुकी है, लोन हमारे पास है, उस लोन का एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। अगर लोन रिकोर्स बेसिस पे तो अगर पैसे नहीं दे रहे तो बैंक से लेंगे, वरना इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, प्रोटेक्शन जिनसे हमने करवाया उन प्रोटेक्शन वाली कंपनी से हम पैसा लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रीपेमेंट करेंगे, और रीपेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट हमने कर दिया तो इस तरह का लंबा प्रोसेस हो गया, बस इन्वेस्टर के रीपेमेंट पे खत्म हो जाएगा। भाई जिनसे पैसे लिए उनको वापस पैसे दे दिए तो बात खत्म हो गई। ये पैसे देने और लेने के बीच में एक लंबा प्रोसेस है। बैंक पूल बनाएगा, एसपीवी को देगा क्रेडिट रेटिंग, एसपीवी इशू करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी अब उन सिक्योरिटीज का। अगर रिकोर्स वाला होगा तो बैंक से पैसा वापस लेगी और लास्ट में पैसा रीपेमेंट करेगी। किनको? अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसको बोलेंगे प्रोसेस। सारे पॉइंट्स प्रोसेस के पढ़ लो, अंदर का मटेरियल मत पढ़ना, अंदर का मटेरियल अभी समझ में नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन हम डील करेंगे, उसके बाद हम अंदर का मटेरियल समझेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल हमें 6 क्वेश्चंस पढ़ने, मैंने 3 पढ़ा दिए। क्या क्या पढ़ा दिया? बेनिफिट पढ़ा दिया, मैकेनिज्म पढ़ा दिया, बेनिफिट, मैकेनिज्म, और हमने पढ़ लिया पार्टिसिपेट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन की, और उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, वापस तीनों क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, हम 1 मिनट के बाद मिलेंगे अगले टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक लो, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। चलो ये इंस्ट्रूमेंट पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पास थ्रू सिक्योरिटी, एक होता है पे थ्रू, और एक होता है स्ट्रिप। हमने कहा सर पास थ्रू का मतलब, देखो बेटा एसपीवी के पास पैसा आता कहाँ से? ऑब्लिगर पैसा देंगे और एसपीवी इन्वेस्टर को देगा। तो जितना जितना ऑब्लिगर देंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वैसा का वैसा ही मैं इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दूंगा, उसको बोलते हैं पास थ्रू। पे थ्रू का मतलब क्या होता है? आपने सिक्योरिटी 10 साल के लिए लिए, 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो सिक्योरिटीज आपको दी गई है वो 5 साल में रिपे होगा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा ना वो आपको तुरंत का तुरंत नहीं दिया जाएगा, वो 10 साल बाद ही दिया जाएगा, 5 साल बाद ही दिया जाएगा, पर इंटरेस्ट आपको रेगुलरली पे कर दिया जाएगा। तो पास थ्रू सिक्योरिटी और पे थ्रू सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या हो गया भाई? पास थ्रू में तो जैसे जैसे ऑब्लिगर हमें देंगे, भाई इन्वेस्टर को ऑप्शंस देता है एसपीवी, जब भी एसपीवी सिक्योरिटीज इशू करता है तो सिक्योरिटीज 3 टाइप की इशू कर सकता है, पास थ्रू, पे थ्रू और एक स्ट्रिप। अब अगर आपने पास थ्रू वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इन्वेस्टर को क्या होगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जैसे जैसे ऑब्लिगर से एसपीवी को मिलेगा वैसे वैसे डायरेक्टली इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर पे थ्रू सिक्योरिटी में जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। पे का मतलब आपने 5 साल वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 10 साल वाली में किया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो आपको रेगुलरली मिल जाएगा, पर प्रिंसिपल का अमाउंट एसपीवी रखेगा संभाल के, जब आपके साल पूरे होंगे तब आपको देगा। एक होता है स्ट्रिप, मतलब आप प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट ओनली में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब एक ऑब्लिगर के 2 पार्ट कर दिए, प्रिंसिपल वाला और इंटरेस्ट वाला, इस तरह की 2 सिक्योरिटीज बना दी। अगर आप प्रिंसिपल वाली खरीदते हो तो ऑब्लिगर प्रिंसिपल देगा, आपको देंगे, अगर ऑब्लिगर इंटरेस्ट देगा तो आपको देंगे। इस तरह की सिक्योरिटी मार्केट में जनरली स्ट्रिप वाली इशू नहीं होती है, बिकॉज इसमें एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो अगर हमने एक ऑब्लिगर है, उसको 15% में लोन दिया हुआ था और मार्केट में इंटरेस्ट की रेट बढ़ के 20% हो गई, तो वो कहेगा बढ़िया यार लोन को लंबे समय के लिए चलने दो, और वो आपको प्रिंसिपल पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो आपकी जो स्ट्रिप होगी उसमें प्रिंसिपल वाली स्ट्रिप की वैल्यू तो
नॉर्मल रहेगी पर इंटरेस्ट वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, समझो, बिकॉज इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई के साथ खेलेगा, कुल मिला के इस तरीके की बातें होगी, इसलिए स्ट्रिप वाली सिक्योरिटी आज के बाद इशू नहीं की जाती है। क्या होता है, अब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं चैप्टर में तो सब समझ जाएंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिप का मतलब जो यहाँ आधा अधूरा समझ में आया वो आगे भी पूरा समझ में आ जाएगा। आ जाओ। मैकेनिज्म हो गया। अब हमने चौथा टॉपिक उठाया है, प्रॉब्लम नहीं उठाया, पहले हमने उठाया सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट का टाइटल ही दिख रहा है, जैसे जैसे आएगा ऑल द कैश फ्लो ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट कैरी इन द प्रोपोर्शन बेनिफिट इंटरेस्ट इन द एसेट्स हेल्ड इन द ट्रस्ट बाय द एसपीवी में जितना आपका इंटरेस्ट होल्ड होगा उस हिसाब के आपको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाएगा जैसे जैसे हमको मिलेगा। पे थ्रू सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होगा, तो हमने बोला ये पे थ्रू जो सिक्योरिटीज़ होगी इसमें बोलता है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पे थ्रू सिक्योरिटीज़ एसपीवी डेट सिक्योरिटी आर बैक्ड द असेट्स एंड बेनिफिट कैन बी रीस्ट्रक्चर डिफरेंट। मतलब बोलता है जैसे जैसे आपको पैसा मिलेगा वैसे वैसे हम आपको नहीं देंगे, जैसे जैसे आपने हमारी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तब तब हम आपको पेमेंट देंगे। अगर आपने 5 साल वाली ली तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसे उनको बोलेंगे पे थ्रू सिक्योरिटीज़। एक होता है स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। मैंने बोला स्ट्रिप का मतलब या तो इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप में लगा दिया या प्रिंसिपल ओनली स्ट्रिप में लगा दिया। किसमें, या तो इंटरेस्ट ओनली। अब इन स्ट्रिप्ट वाली को थोड़ा ढंग से समझ लो। देखो क्या होता है भाई, हमने इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप वाली में इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने प्रिंसिपल ओनली स्ट्रिप वाली में इन्वेस्टमेंट किया। अब जो ऑब्लिगर है वही एसपीवी को पैसा देते हैं। अब मान लो ऑब्लिगर को बैंक ने लोन दिया था 10% में और मार्केट में अभी इंटरेस्ट की रेट हो गई 15%, तो ये ऑब्लिगर क्या करेंगे, ऑब्लिगर अपने लोन को और डिले करेंगे और बोलेंगे ज़्यादा समय के लिए भले हमसे इंटरेस्ट ले लो। अगर लोन 4 साल का है ना तो हम 5 साल में पे करेंगे, आप हमसे 10% का इंटरेस्ट ले लो, हम प्रिंसिपल जल्दी नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट आपको जल्दी जल्दी पे करेंगे। तो आप सोचो जिन लोगों के पास प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी है, भाई मेरे पास तो तुमने प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी में मैंने पैसा लगाया तो मैं तो प्रिंसिपल का इंतजार ही कर रहा हूँ, और उन लोगों ने तो लोन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, बोल रहे कोई बात नहीं लोन को और बढ़ने तो 10% का मजा लो, और ऐसे करके इंटरेस्ट ओनली वालों को तो फायदा हो रहा है, इनकी वैल्यू बढ़ रही है और मेरी वैल्यू सिक्योरिटीज़ की कम होती जा रही है। तो मैं इस तरह के लोन में क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इस तरह की सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मार्केट में इस तरह की सिक्योरिटी चलन में नहीं है। वैसे ही मान लो अगर उल्टा करते अपन, उल्टा करते मार्केट में जो रेट चल रही है वो चल रही है 8% और हमने जो लोन दिया वो दिया हुआ है 10% में, तो वो जल्दी जल्दी हमारे को इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट जल्दी जल्दी प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे, तो प्रिंसिपल बढ़ने लग जाएगा, प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ की वैल्यू और इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू घटने लग जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रिप्ट वाली सिक्योरिटी में आज शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनका चलन बहुत कम है। ये हो गई हमारी बातें। अब हमें पढ़ना है प्रॉब्लम्स क्या है। तो सिक्योरिटाइजेशन की प्रॉब्लम तो बहुत नॉर्मल है, सिक्योरिटाइजेशन को लेके कोई लॉ नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है पहली बात तो। देखो पहली बात तो जब बैंक ने लोन दिया था तब भी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हुई, जब बैंक ने अपनी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र किया तब भी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हो रही है एसपीवी को, और एसपीवी को मिला कुछ नहीं, नहाया धोया कुछ नहीं, और स्टाम्प ड्यूटियों पे ड्यूटियाँ लग रही है, तो स्टाम्प ड्यूटी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा टैक्सेशन, टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स एक प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग का कोई मेथड नहीं है सिक्योरिटाइजेशन को लेके कि कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए, तो नो मेथड होने की वजह से अकाउंटिंग भी एक प्रॉब्लम। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब समझ रहे हो क्या, हमारे पास एक्चुअल में तुम समझने की कोशिश करो कोई मेथड नहीं है कि हम पेपर्स को कैसे रखें, कैसे क्या हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। और उसके अलावा इनएडिक्वेट डेट मार्केट है, हमारे यहाँ का मार्केट इनएडिक्वेट है, तुम समझने की कोशिश करो पूरा मार्केट इनएडिक्वेट है। डेट मार्केट पता ही नहीं है किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो डेट मार्केट इनएडिक्वेट है। और लास्ट पॉइंट है इनइफेक्टिव लॉ है हमारे यहाँ पे कोई लॉ गवर्न नहीं करता है सिक्योरिटाइजेशन को, तो देयर इज़ नो लॉ। तुम्हें कोई 4 पॉइंट्स याद कर लेने, मेरे हिसाब से 4 पॉइंट कौन कौन से तुम्हें याद करने चाहिए, तुम्हारा अकाउंट्स, तुम्हारा टैक्स और स्टैंडर्डाइजेशन एक याद कर सकते हो, एक याद कर सकते हो सबसे ऊपर वाला पॉइंट स्टाम्प ड्यूटी। तो हमने कहा 4 पॉइंट्स हमें याद करने हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट हमें करना चाहिए स्टाम्प ड्यूटी वाला, दूसरा पॉइंट अकाउंटिंग, तीसरा पॉइंट टैक्सेशन, चौथा पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसा करके हमें 4 पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए। चारों पॉइंट से हमारा काम बन जाएगा कि अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, टैक्सेशन जो लॉ है इंडिया में वो एसपीवी ट्रस्ट को भी लाइबल बनाएगा, समझ रहे हो क्या, बोल रहा है टैक्सेशन इज द अनदर कंसर्निंग एरिया। ये पैराग्राफ को ढंग से रीड कर लेते हैं।
तो हमें समझ में आ जाएगा टैक्स का मतलब क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है टैक्सेशन इज अनदर एरिया टू कंसर्न इन द इंडिया इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटाइजेशन इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है सिक्योरिटाइजेशन को लेके, तो इसीलिए बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हमें मिलते हैं और सिक्योरिटाइजेशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के टैक्स को चार्ज करने की बात करते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग की बात हमने की, अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, साथ में डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखना है उसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इनएडिक्वेट है हमारे यहाँ पे डेट मार्केट, और साथ में कोई लॉ स्पेसिफिक गवर्न नहीं करता सिक्योरिटाइजेशन को, तो इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। साथ में सिक्योरिटाइजेशन में स्टाम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम आती है, तो स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड नहीं है, डेट मार्केट इंडिया का बिल्कुल सही नहीं है, कोई लॉ इसको गवर्न नहीं करता है। अगर चाहे तो ये 6 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, वरना 4 तो हमें कम से कम याद होने चाहिए। वापस एक बार सभी पॉइंट्स को रिपीट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें एक लास्ट क्वेश्चन और करना है, फिर हमारा चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन खत्म हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है। तो अब हम हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन भी मैकेनिज्म जैसा ही कुछ है। फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन लास्ट टॉपिक, ये 6ठा सवाल है। हमें टोटली 6 सवाल प्रिपेयर करना है। गाइस देखिए, चैप्टर में मैं 3 घंटे की क्लास भी ले सकता हूँ, बट एक्चुअली इस चैप्टर का वजन 3 घंटे जितना नहीं है। इस चैप्टर पे हम अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट के करीब देंगे और बहुत होगा हमारे लिए, वो सफिशिएंट होगा। तो इसीलिए मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये थियरी 4 नंबर की बहुत ईजिली कवर की जा सकती है। तो क्यों हम इस पर 2-3 घंटे दें? पॉइंट्स याद करें, एक एक लाइन अंदर का पढ़े और बस चलते रहे आगे। तो ये बात कर रहे हैं फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। देखो सिक्योरिटाइजेशन का फीचर क्या होता है, वही वापस क्रिएशन। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वही पूल ऑफ एसेट्स बनाया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, ऐसा तुमने एफआर में पढ़ा होगा। तो वही बोल रहा है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा बोल रहा है बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, मतलब आपने बंडल बना के दिया एसपीवी को, एसपीवी ने आगे सिक्योरिटी इशू कर दी इन्वेस्टर को, मतलब अनबंडलिंग कर दी। आपने पहले क्रिएशन किया, पूल बनाया, पूल को बंडल को ट्रांसफर किया एसपीवी को, वो बंडल अनबंडल हो गया इन्वेस्टर के पास जाके। तो ये बंडलिंग और अनबंडलिंग सेकंड पॉइंट हो गया। वैसे ही हमने वहां भी पॉइंट्स पढ़े थे, वहां क्या था, पहले पूल किया, फिर एसपीवी को दिया, एसपीवी ने इन्वेस्टर्स को इशू किया। वो 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स में कवर हो गए। कौन कौन सा? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बंडल और अनबंडलिंग। तीसरा पॉइंट है रिस्क को मैनेज करना। ये रिस्क को मैनेज करना मैंने कहां बताया था? मैंने बताया था ये बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट्स है किसके? अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेटर के एंगल से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट है, तो टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आ गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आ गया ये स्ट्रक्चर्ड फिनेंस है। स्ट्रक्चर्ड फिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे हम हर एक इन्वेस्टर को पैसा नहीं देते, मतलब हम लोन जिसको देते हैं उस पर भी हम रेगुलेट करते हैं उसको भी, और साथ में जब हम इन्वेस्टर्स जो हमें इन्वेस्ट करने वाले एसपी में वो भी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स होते हैं, समझ रहे हो ना। तो बोल रहा है स्ट्रक्चरल फिनेंस होते हैं सभी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फिनेंस, समझ रहे हो। लिखा हुआ इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फिनेंस इंस्ट्रूमेंट आर टेलर स्ट्रक्चर टू मीट द रिस्क एंड रिटर्न टू द पॉलिसी टू द इन्वेस्टर एंड हिंस दिस सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर फिनेंस। स्ट्रक्चर फिनेंस का मतलब है अगर एसपीवी में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है तो इस एसपीवी के पास पहले से इसको पता होता है रिकोर्स वाला है नॉन रिकोर्स वाला है, तो ये इंश्योरेंस करा के रखती है, और रिकोर्स वाला है तो इसको पता है पैसे मुझे मिलेंगे, मतलब हर तरीके से सिक्योर कर देते हैं, इसलिए बहुत स्ट्रक्चरल वे में काम करता है। ये फीचर्स बता रहा हूं मैं, क्रिएशन ऑफ पूल, बंडलिंग, अनबंडलिंग, बंडलिंग अनबंडलिंग के बाद रिस्क को मैनेज करना। चौथा फीचर हो गया इसका स्ट्रक्चर फिनेंसिंग या फिर है ट्रंचिंग। ट्रंचिंग का मतलब क्या होता है? ट्रंचिंग, और एक आ जाएगा होमोजेनिटी। ट्रंचिंग का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो ऑफ अ डिफरेंट रिसीवेबल्स और लोन और एसेट्स split into a several parts based on the risk and return they carry called tranche. Each tranche can be a different level of risk and return. बेटा देखो वो बोलने की कोशिश करा, मान लो ये लोन है तो हमने एक में पैसा नहीं लगाया, हमने डिफरेंट लोन्स में पैसा लगाया, डाइवर्सिफाई कर दिया। तो डाइवर्सिफाई किया तो इसमें हर एक का रिस्क अलग होगा, हर एक पे रिटर्न अलग होगा, हर एक पे रिस्क और रिटर्न अलग, हर एक पे रिस्क और रिटर्न अलग। तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं यहाँ पोर्टफोलियो को, तो डाइवर्सिफिकेशन को ट्रंचिंग भी बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, ये भी एक इसका बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। दोनों के एंगल से एक साथ बात हो रही है अभी। उसके बाद बोल रहा है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? अंडर ईच ट्रंच सिक्योरिटी इशूड आर होमोजीनियस इन नेचर इवन मीन अ स्मॉल इन्वेस्टर हु कैन अफोर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट। बोलता है यहाँ पे हर तरीके का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को एक सिक्योरिटी खरीदनी है एक भी खरीद सकता है, किसी को 2 खरीदनी है 2 भी खरीद सकता है, सबका रिस्क और रिटर्न सेम लेवल का आ जाएगा बिकॉज वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, समझ रहे हो ना। इसीलिए ये होमोजेनिटी है। तो हमने कहा वापस एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं।
पहला पॉइंट हो गया क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा बंडलिंग अनबंडलिंग, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा डाइवर्सिफिकेशन जिसको ट्रंचिंग बोलते हैं, स्ट्रक्चर फिनेंस है ये एकदम, और साथ में होमोजेनिटी है। तो होमोजेनिटी, स्ट्रक्चर फिनेंस और ट्रंचिंग, ये 3 पॉइंट से हमें एज इट इज याद रखने। वो फीचर पूछे तो फीचर में ये, वो पूछे मैकेनिज्म बताओ तो मैकेनिज्म में वो वाले पॉइंट्स कौन कौन से, पूल बनाना, एसपीवी को देना, एसपीवी किसको देगी, इन्वेस्टर्स को देगी, उसके बाद क्रेडिट रेटिंग इनकी चेकिंग करना, उसके बाद हम बोलेंगे आप अगर रिकोर्स वाले हो तो पैसे लेना, लास्ट में इन्वेस्टर को रीपेमेंट करना, ये सारे पॉइंट्स थे वहां पे। फीचर्स में सेम पॉइंट्स है, पूल बनाना, बंडल अनबंडल करना, रिस्क को मैनेज करना, डाइवर्सिफिकेशन को ट्रंचिंग बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फाइनेंस का मेथड है, और उसके अलावा होमोजेनिटी होती है हर सिक्योरिटी में। ये होमोजेनिटी हम पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ पॉइंट जैसे ट्रंचिंग इस्तेमाल हुआ, होमोजेनिटी इस्तेमाल हुआ, स्ट्रक्चरल फाइनेंस इस्तेमाल हुआ, ये पॉइंट्स आगे जाके और ज़्यादा क्लियर होंगे, बेहतर होंगे चैप्टर्स में। मैंने एक बार यहाँ फ्रेमवर्क दे दिया, पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। चैप्टर्स को वापस रिवाइंड करना है, पीछे करिए, देखिए। हमारी फर्स्ट क्लास में हमने 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस। अब हम एक और क्लास लेंगे, उसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, और चैप्टर 1 और एक और चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर हम खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, आदाब, जय हिंद, सलाम, वंदे मातरम।